नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आपको विदित है, हम एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम की पहली इकाई हिंदी भाषा और उसका विकास की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। टारगेट जेआरएफ में आज की कक्षा का हमारा विषय है हिंदी का भाषिक स्वरूप में हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंडे और खंडेतर। इस कक्षा के हमारे प्रमुख बिंदु हैं स्वनिम का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, प्रकार, विशेषताएं और साथ में हम जानेंगे स्वनिम की उपयोगिताएं क्या हैं। हो सकता है आपके लिए ये विषय नया हो, क्योंकि यह विषय भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं उनको बता दूं, हिंदी से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस चैनल पर आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी कुछ वीडियो बना रखी हैं, जैसे ए अनार, आ आम, स्वर व्यंजन। इनको बिल्कुल आसान सी ट्रिक के साथ विस्तृत जानकारी के साथ समझा रखा है। इसके अलावा बीए प्रथम वर्ष द्वितीय स्तर का पाठ्यक्रम आदि की वीडियोज भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अब हम एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर दूसरा है, उसके पाठ्यक्रम को दिसंबर 2023 की परीक्षा से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले की सभी वीडियोज आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इसलिए आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। आइए अब हम बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं स्वन और स्वनिम। स्वनिम का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकार एवं उपयोगिता, इन बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं स्वन का तात्पर्य। स्वन को ध्वनि का रूप कहा गया है। ध्वनि आप जिस प्रकार से देखते हो, आपने वर्ण का जब चैप्टर पढ़ा होगा, तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं हो सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से स्वन भी ध्वनि का ही रूप है, लेकिन ये ध्वनि ऐसे ना हो कि कोई भी आवाज कर दे, जैसे शंख बजा रहे हैं, वो ध्वनि नहीं होनी चाहिए। ये ध्वनि मनुष्य के मुख से निकली हुई हो। अब आगे देखो, परंतु प्रत्येक ध्वनि को स्वन नहीं कहा जा सकता, ये ध्यान में रखना है। स्वन को ध्वनि का रूप कहा गया है, लेकिन प्रत्येक ध्वनि को स्वन नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, सभी जो ध्वनियां हैं वो स्वन नहीं है। भाषा विज्ञान में स्वन से तात्पर्य मनुष्य के मुख से निकलने वाली वह ध्वनि। ध्यान से समझो, भाषा विज्ञान में स्वन से तात्पर्य मनुष्य के मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जो भाषा तंत्र का अंग बनती है। भाषा तंत्र का अंग बनती है। आप ये देखो यहाँ पर, जैसे एक तो होता है अंगी, एक होता है अंग। अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आए तो आप एक पेड़ का उदाहरण ले सकते हो। जैसे मान के चलो ये पूरा पेड़ है, ये तो हो गया अपना अंगी, ठीक है। और इसके अंदर ये इसका तना है, नीचे इसकी जड़ है, ये इसके पत्ते हैं, ये टहनियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये जितने अलग अलग पार्ट हैं, इनको हम कहेंगे अंग या भाग। उसी प्रकार से जो भाषा है वो पूरे पेड़ के समान है, और जो स्वन है वो केवल एक अंग है भाषा का। ये टॉपिक आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपके लिए हो सकता है ये नया विषय हो, लेकिन अगर आपने अंत तक इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा कि स्वन क्या होते हैं, स्वनिम क्या होते हैं, इनके उपभेद हैं वो क्या होते हैं। सुनने में एक बार आपको ज़रूर नया लगेगा। अगर आपने वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देख लिया, रिपीट कर ले, तो आपको आराम से ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आगे देखो, वह शब्द का अंग बनकर भाषा के कार्य को सिद्ध करती है। जो भी स्वन है, जैसे ए, आ, क, ख, ए बी सी डी, इस प्रकार से आप कह सकते हो ये होते हैं स्वन। ये वर्ण की तरह ही हैं, ध्वनि की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ अंतर ये है, वर्ण होता है लिखित रूप। आपको ध्यान में रखना है, वर्ण है आपका लिखित रूप, और जो स्वन है या फिर ध्वनि है, ये केवल और केवल मौखिक रूप है। लिखित से स्वन का, स्वनिम का कोई लेना देना
नहीं है। स्वन और ध्वनि की बातें जहां आएंगी वो मौखिक की बातें होती हैं। अब हम जानेंगे स्वनिम का अर्थ क्या होता है। स्वनिम को अंग्रेजी में फोनिम कहते हैं, PHONEME, इसको अंग्रेजी में फोनिम कहते हैं। स्वनिम शब्द संस्कृत की स्वन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। यह भाषा की सबसे लघुतम अखंड इकाई है। भाषा की सबसे छोटी अखंड इकाई को स्वनिम कहा जाता है, और ये स्वनिम एक प्रकार से आप कह सकते हो ध्वनि ही है। आप दूसरा देखो, स्वनिम शब्द अंग्रेजी भाषा के फोनिम का नवीनतम हिंदी अनुवाद है। स्वनिम के लिए अब तक यानी कि कुछ दिन पहले तक स्वनिम के लिए जो अन्य नाम हैं वो ध्वनिग्राम या फिर स्वनग्राम शब्द का प्रयोग इनके लिए होता रहा है, किंतु भारत सरकार के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने इसको अब जो नया नाम दिया है वो है आपका स्वनिम। यही नाम अब प्रचलित हो रहा है। यहाँ आपको दो बातें समझ में आई होगी। एक तो जो स्वनिम हम पढ़ रहे हैं वो संस्कृत की स्वन धातु से बना है, और स्वन का अर्थ होता है ध्वनि, और ये जो ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी सबसे लघुतम अखंड इकाई है। फिर हम बात करते हैं अंग्रेजी की तरफ से, तो अंग्रेजी में जो फोनिम मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा था इसी का नवीनतम हिंदी अनुवाद है। और इसके लिए पहले की अगर हम बात करेंगे हिंदी में ध्वनिग्राम या फिर स्वनग्राम आदि नाम लिए जाते थे, किंतु अब इसका जो नाम है वो स्वनिम ही प्रचलित हो गया। एक बार साथ में आप ये भी जान लो कि अभी हम बात कर रहे हैं स्वनिम और स्वन दोनों की। इनके बीच में जो अंतर है वो समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वनिम और स्वन में जो अंतर होता है वो देखो। अब स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता, किंतु वे अर्थ भेदक होते हैं। आप ये देखो, इनका अपना कोई अर्थ कोई वजूद नहीं होता, किंतु ये अर्थ भेदक होते हैं, दूसरे के अर्थ का भेद कर सकते हैं। जैसे मान के चलो खुद चाहे कुछ भी ना हो, कभी भी मान के चलो कोई ऐसा खिलाड़ी है पूरी जिंदगी भर अच्छा ना खेला, उसको ठीक से खेलना नहीं आता हो, लेकिन वो अच्छा कोच बन सकता है, वो अच्छा जज बन सकता है, सही गलत करवा सकता है। उसी प्रकार से स्वनिम है, इनका अपना खुद का कोई अर्थ नहीं होता, किंतु वे अर्थ भेदक होते हैं, अर्थ का भेद करने वाले होते हैं। स्वनिमों का जब व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, अगर हम बात करते हैं स्वनिमों की जब व्यवहार में प्रयोग किया जाता है तो वे स्वन कहलाते हैं। यहाँ मूल अंतर इनका यही है स्वनिम और स्वन का। स्वनिमों को जब व्यवहार में प्रयोग में लाए जाते हैं तो वो स्वन कहलाए जाते हैं। जैसे आपने शब्द और पद के अंतर का पता होगा। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे राम, और राम इसके अलावा लिख दिया मैंने रावण। ये क्या है, अलग अलग हम देखेंगे तो ये शब्द हैं। अगर इनको हम वाक्य में पिरो देंगे, जैसे राम ने रावण को मारा, तो उस पूरे वाक्य में ये राम और ये रावण शब्द की जगह है पद बन जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो स्वनिम है जब व्यवहार में आते हैं तो ये स्वन कहलाते हैं। यही लिख रखा है, स्वनिमों का जब व्यवहार में प्रयोग किया जाता है तो वे स्वन कहलाते हैं। किसी एक स्वनिम का जितनी बार प्रयोग किया जाता है उतने ही स्वन होते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई भी एक स्वनिम है, जितनी बार भी आप प्रयोग करोगे उतने ही स्वन होंगे, लेकिन स्वनिम एक ही रहेगा। जैसे उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं, यहां हमने लिख दिया काला, ठीक है, पीला। इस प्रकार से मान के चलो पूरा वाक्य बना लो जिसमें ये लय की आवृत्ति बार बार आ रही हो। ये लय अलग तरीके से बोला जा रहा है, ये वाला लय अलग तरीके से बोला जा रहा है। तो यहाँ ये जो अलग अलग लय आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये सारे का सारे स्वन होते हैं, और इन सब को मिलाकर के एक ही आया तो बार बार लय ही है, क्योंकि लय का ही काम। तो ये हो गया आपका स्वनिम। पूरा एक वाक्य है, एक ही आप कह सकते हो जो ध्वनि बार बार आ रही है, वो जितनी बार आएगी जिस शब्द के साथ आएगी वो होंगे आपके स्वन। और वो पूरी ध्वनि चाहे कितनी भी बार आई हो, चाहे 10 बार आई हो, 50 बार आई हो,
10 और 50 स्वन हो सकते हैं, लेकिन स्वनिम एक ही रहेगा। ध्यान रखना है, स्वन अनेक हो सकते हैं, स्वनिम एक ही रहेगा। यही इनका मूल अंतर है। आगे देखो, किंतु स्वनिम एक ही रहता है, उपस्वन स्वनिम का ही ध्वन्यात्मक विभेद होता है। यहाँ आपको ये समझना है, एक तो यहाँ पे लिखा गया है उपस्वन, इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे एक तो उपस्वन हो गया, दूसरा हो गया आपका सहस्वन, सहस्वन, एक हो गया आपका सध्वनि। ये सारे स्वनिम के उपभेद कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, भाषा की लघुत्तम इकाई स्वन है, इसे ध्वनि नाम भी दिया जाता है। आपको बस यहाँ ये ध्यान रखना है, ये बातें सारी ध्वनि की हो रही हैं, मौखिक की हो रही हैं, लिखित से इनका कोई भी लेना देना नहीं है। यही स्वन है और इसी प्रकार से हम स्वनिम को भी समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं स्वनिम की परिभाषाएं। अभी तक आपको स्वन और स्वनिम समझ में आ गया होगा। अब इनकी परिभाषाएं जो अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत बड़े भाषाविद भोलानाथ तिवारी की। इन्होंने स्वनिम के बारे में क्या कहा है? संक्षेप में स्वनिम किसी भाषा की वह अर्थभेदक ध्वन्यात्मक इकाई है। बार बार ये शब्द आ रहा है ना, ध्वन्यात्मक, ये मैं यही बोल रहा हूं, केवल यहाँ उच्चारण की दृष्टि से है, लिखित की दृष्टि से नहीं है स्वन और स्वनिम। देखो फिर से, संक्षेप में स्वनिम किसी भाषा की वह अर्थभेदक ध्वन्यात्मक इकाई है जो भौतिक यथार्थ न होकर मानसिक इकाई होती है। भौतिक यथार्थ होता है वास्तविक, न होकर के मानसिक इकाई होती है, जिसमें एक से अधिक ऐसे उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ ही बदल दे, वो उपसर्ग होता है। जो ध्वन्यात्मक दृष्टि से मिलते जुलते हैं, अर्थभेदक में असमर्थ तथा आपस में मुक्त वितरक होते हैं, उनको स्वनिम कहा जाता है। ये कहा है भोलानाथ तिवारी ने। एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने या समझने से ये आपके माइंड में, आपके दिमाग में नहीं बैठने वाला। आपको कम से कम भी 3 या 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर के ये विषय जो है आपको समझ में आएगा। कहीं आप ये सोचो थोड़ा सा सुन करके बीच में छोड़ दो, ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। इतना आपको मैं जरूर बता रहा हूं, एक बार पूरी वीडियो आप देख लोगे तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब हम अगले विद्वान देवेंद्र नाथ शर्मा के शब्दों में, स्वनिम उच्चरित भाषा का वह न्यूनतम रूप है जो ध्वनियों का अंतर प्रकट करता है। आप ये देखो, पहले बात आती है स्वनिम की, ध्वनि की, उसके बाद में जैसे पद हैं, शब्द की हम बातें करते हैं, उपवाक्य, वाक्य, भाषा, वो तो बहुत दूर की बातें हैं। भाषा तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले स्वनिम का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको स्वनिम का नहीं पता तो आप हर बार भाषा को बोलते समय गलतियां करोगे। तो यही बात बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है। ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वनि की बातें कर रहे हैं, साथ में उच्चरित उच्चारण की बातें कर रहे हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, लिखित से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी है वो उच्चरित, मौखिक या फिर आप ध्वन्यात्मक कह सकते, उनसे ही है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर तिलक सिंह। इनके शब्दों में, स्वनिम उच्चरित पक्ष की विषम स्वनिक अर्थभेदक तत्व की इकाई स्वनिम है। ये कुछ परिभाषाएं आप इन पे रट्टे लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं जो विदेशी विद्वान है। अभी तक हमने भारत के विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी हैं, जो विदेशी विद्वान है वो स्वनिम के बारे में क्या कहते हैं। डैनियल जोन्स, इनके शब्दों में देखो, स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। स्वनिम क्या है? मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है। ये किसने कहा है? डैनियल जोन्स ने। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है इनकी। ग्लिसन क्या कहते हैं? स्वनिम किसी भाषा अथवा बोली में समान ध्वनियों का समूह है। समान ध्वनियों का जो समूह है वही स्वनिम है। ब्लूमफील्ड व डेनियर, डेनियर की जगह यहाँ पे डेनियल ही आएगा, ने स्वनिम को भौतिक इकाई माना है, लेकिन एडवर्ड शापिर ने इसको मनोवैज्ञानिक इकाई माना है। यहाँ 3 विद्वान हैं, पहले 2 हैं ब्लूमफील्ड और दूसरे हैं डैनियल जोन्स। ये कहते हैं स्वनिम भौतिक इकाई है। तीसरे विद्वान है एडवर्ड शापिर,
ये कहते हैं स्वनिम मनोवैज्ञानिक इकाई है। ये तो थी स्वनिम की परिभाषाएं जो भारतीय और जो भी विदेशी विद्वान हैं उनके द्वारा दी गई हैं। अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, उनको देखो। स्वनिम विज्ञान लिपि निर्माण का मूल आधार है। स्वनिम क्या है? वैज्ञानिक जो लिपि है उसके निर्माण का मूल आधार है। स्वनिम है तभी लिपि है, बिना स्वनिम के लिपि भी असंभव है। इसके आगे कहते हैं स्वनिम विज्ञान के प्रवर्तक जो हैं वो महर्षि पाणिनि माने जाते हैं। लगभग जो भारत के विद्वान हैं उनका यही मत है कि महर्षि पाणिनि जो हुए हैं वो स्वनिम के प्रवर्तक हैं। अब हम बात करेंगे स्वनिम की विशेषताओं की। इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से देखो। पहला जो पॉइंट है इसमें, स्वनिम भाषा विशेष की लघुत्तम अखंड इकाई है। कोई भी भाषा विशेष हो, चाहे वो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है, किसी भी भाषा की लघुत्तम जो अखंड इकाई है वही स्वनिम है। ये नहीं कि हम बात कर रहे हैं हिंदी की। दूसरा पॉइंट इसमें, स्वनिम का संबंध उच्चारित भाषा से है, लिखित से नहीं। बार बार यही बातें रिपीट हो रही हैं, उच्चारित से है, लिखित से नहीं है। तीसरा पॉइंट है, स्वनिम समान भाषा ध्वनियों का समूह है। एक जैसी ध्वनियों का समूह ही क्या है? स्वनिम है। जैसे मैं अभी बता रहा था ना, जैसे काला पीला, जहाँ लय की आवृत्ति हो रही है, ऐसे बहुत सारे आपको वाक्य मिलेंगे। वहाँ हम आगे उदाहरण के साथ साथ इनको देखते जाएंगे। अगला पॉइंट है, स्वनिम भाषा की अर्थ भेदक इकाई है। भाषा में जो शब्द हैं स्वनिम की वजह से उनका अर्थ भेद हो जाता है। पांचवा व अंतिम पॉइंट है, स्वनिम में एक या एक से अधिक सहस्वन। अंग्रेजी के लिए जो शब्द है वो है एलोफोन के लिए। हिंदी में सहध्वनि, उपस्वन, सहस्वन शब्द प्रचलित होते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको इसके ऊपर उपभेद बता रहा था, ये वही हैं। यानी कि स्वनिम एक होता है, उसके अंदर बहुत सारे सहस्वन होते हैं, उपभेद कह सकते हैं। इन्हीं के जो आप कह सकते हो पर्याय सहध्वनि है, उपस्वन है। ये अंग्रेजी का जो एलोफोन है इसी का हिंदी रूपांतर आप कह सकते हो। अगर इन विशेषताओं को आपको और गहराई से जानना है तो पुस्तकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप ये मत सोचना जो कुछ भी हमने यूट्यूब पे पढ़ लिया, जो हमारे टीचर्स ने पढ़ा दिया, उससे हमारा काम चल जाएगा। ये जो टीचर्स हैं, ये जो यूट्यूब वाले हैं, आपको सिर्फ मंजिल का रास्ता बता रहे हैं और उस मंजिल के रास्ते पे चलना आपको खुद पड़ेगा। और ज़्यादा गहराई से अच्छे से चलोगे तो इसके साथ साथ आप पुस्तक भी अवश्य पढ़ो। बिना पुस्तकों के आपकी बात नहीं बनने वाली है। इतनी देर से हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो हमारे जो विषय पाठ्यक्रम में लगा हुआ जो विषय, उसमें स्वनिम के जो प्रकार हैं खंडे और खंडेतर, इनके बारे में ही कहा गया है। ऊपर वाली जो सारी बातें समझ में आ गई होंगी तो उसके बाद में खंडे क्या है और खंडेतर क्या है। खंडे का मतलब होता है जिसके खंड या टुकड़े हो सकते हैं, ध्यान रखना, जिसके टुकड़े हो सकते हो, खंड हो सकते हों। और इससे परे क्या है, वो खंडेतर है। स्वनिम के दो प्रकार हैं, या फिर आप कह सकते हो दो इसके भेद हैं। पहला है खंडे। खंडे स्वनिम वे ध्वनियां हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। ये इस प्रकार से आप कह सकते हो, जैसे हमने वर्ण के जो भेद थे, स्वर और व्यंजन। स्वर के लिए क्या क्या था? वे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती हो, जो स्वतंत्र होते हों, उनको हम स्वर कहते हैं। उसी प्रकार से जो खंडे ध्वनियां हैं वे भी स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं और इनमें आपको स्वर और व्यंजन दोनों प्रकार की ध्वनियां मिल जाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो यहाँ पे शामिल नहीं है, आपको वो जो वर्ण का टॉपिक है उसमें मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं तो ए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा हमने री जो ध्वनि है उसको छोड़ दिया है। इसके साथ में जो दो अयोगवा हैं, एक आपका अंग और एक आपका है, यानी कि स्वर और अयोगमा में तीन ध्वनियां यहाँ हमने छोड़ दी हैं जो स्वनिम में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस प्रकार से आप ये देखो, एक,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वनिम में जो स्वर की ध्वनियां हैं वो केवल 10 हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन जो स्वनिम है उनकी। व्यंजन ध्वनियों में जो आपका क वर्ग है, क ख ग घ, इसका जो ng है ये छोड़ दिया गया है। इसका कारण ये है, एक तो ये जो आपका ng है और एक ये जो च वर्ग का अंतिम, ये नासिके ध्वनियां होती हैं, ये स्वनिम न होकर के स स्वन में इनकी गिनती होती है। ध्यान रखना है, आगे ये सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। च छ ज ज, ट ठ ड ढ। यहाँ देखो आप ट ठ ड ढ के बाद में ण भी है, और ये ड़ और ढ, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और साथ में आप कह सकते हो उत्क्षिप्त व्यंजन भी ये होते हैं। ये पहले तो स स्वन में शामिल होते थे, किंतु अब इनको जो केंद्रीय स्वनिम है, आप यहाँ ये समझो, एक तो होता है मुख्य, एक होता है गौण। ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आती हैं तो ये देखो, एक होता है जैसे पूरी टीम का कप्तान, लीडर, ठीक है। और लीडर यहाँ पे क्या है, स्वनिम में जो शामिल होने वाले स्वनिम तो है लीडर कह लो या कप्तान, और इसके बाद में उपस्वन, सस्वन, सध्वनि, ये सारे जितने भी इसके उपवेद हैं, ये बाकी टीम के आप सदस्य कह सकते हो। तो यहाँ आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे जो नीले आपको ये ध्वनियाँ नजर आ रही है, सारी की सारी स्वनिम है। और इसके अलावा मैंने ग और ये लिखा यहाँ पे, ये आपकी उस टीम के बाकी सदस्यों की तरह हैं, गौण हैं। बाकी सदस्यों के लिए मैंने जो नाम दिया है वो क्या है, सस्वन, एक स्वनिम एक सस्वन। और ये देखो साथ में ड और ढ, ये पहले सस्वन थे लेकिन अब इनको स्वनिम कहा जाता है। य र ल व श श श। यहाँ ऊपर से आप देखो, पहला क वर्ग है, क ख ग घ, उसके बाद में च वर्ग, च छ ज ज। ट वर्ग में आप कठोर जो वर्ग ये बोला जाता है, ट ठ ड ढ न, उसके बाद में ड और ढ, ये भी शामिल हैं। त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ में, ये सारे शामिल हैं। य र ल व, इनको अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। श श श है, इनको हम संघर्ष व्यंजन या ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये सारे के सारे आपके स्वनिम हैं, ठीक है। क्या है ये, स्वनिम, जो एक प्रकार से मुख्य कह सकते हो या लीडर कह सकते हो। अब इनके भेदों की बात करते हैं। जो उपस्वन हैं, सस्वन, सस ध्वनियां हैं, वो ng हैं। इसके अलावा काफी और भी नीचे दिए गए हैं, वो भी साथ साथ आप समझ लो। खंडे स्वनिम के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इन्हीं से आपको समझ में आएगा। जो ऊपर वाला अभी हमने चार्ट पढ़ा है वो किस प्रकार से है। यहाँ जो दी गई स्वर व्यंजन ध्वनियों में, स्वरों में री, अयोगवा में अंग और अ है, तथा व्यंजन में जो भी संयुक्त व्यंजन है, क्ष, त्र, ज, और आपको एक और है स्र, ये नहीं दिए गए हैं क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो एक ध्वनि न होकर के संयुक्त ध्वनि है। यहाँ आपको जैसे ये श्र यहाँ लिख दिया, श और र, दो ध्वनियां, दोनों को इकट्ठा कर दिया तो संयुक्त हो गई, दो आ रहे। उसी प्रकार से जो ऊपर हम री छोड़ के आए थे, इसके लिए व्यंजन में ये वाली जो री है, र है, इसी से उच्चारण हो जाता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उच्चारण की, लिखित की यहाँ नहीं हो रही है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखो इसका, हिंदी में फारसी की 5 ध्वनियां, फारसी भाषा से जो आगत ध्वनियां हैं, जिनमें शामिल हैं क, ख, ग, ज, फ। यहाँ इनको बोलते समय आप ये देखो, जो कंठ के नीचे होता है काकल्ले, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काकल्ले ध्वनियां क्या होती हैं। कंठ के नीचे से शुरुआत होती है काकल्ले या काकल, उसके बाद में कंठ होता है, कंठ के बाद में तालु, मूर्धा, दंते। दंते से पहले वर्ष होता है, जो दांतों की जड़ आप कह सकते हो, दंतमूल या फिर मसूड़ा जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में दांतों के बाद में हम होठों की बात करते हैं। इस प्रकार से काकल्ले से लेकर के बाहर तक जो हमारी हवा आती है। तो यहाँ हमने फारसी की 5 ध्वनियां क, ख, ग, ज, फ, यहाँ इनको बोलते समय जो काकल्ले यहाँ से आवाज आएगी, यहाँ गूंज पैदा होगी। ध्यान रखना है, क जो ध्वनि आप सीधा बोलोगे तो इसके लिए क्या है, सीधा कंठ से होता है। लेकिन कुछ ऐसी ध्वनियां होती हैं जो कंठ से नीचे, जैसे श, इसको क्या करोगे आप,
कंठ के नीचे से जो थोड़ा सा कंपन होगा तो वो क्या होंगी, काकल्य ध्वनियां होंगी। तो इनको आप समझ लो। ये जो पांचों ध्वनियां हैं, बोलने या लिखने के लिए इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन अब बढ़ चुका है। अतः व्यंजन के अंतर्गत उन्हें भी स्वतंत्र ध्वनि के रूप में रखा गया है। इसी प्रकार अंग्रेजी की ओ ध्वनि, ओ ध्वनि आपको काफ़ी बार नजर आती है, जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, कॉलेज, इस प्रकार के शब्दों में ओ ध्वनि को स्वर ध्वनियों में शामिल किया जा सकता है, लेकिन हमारे स्वरों में ओ ध्वनि नहीं है शामिल। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, कॉलेज आदि के लिए होता है। तो यहाँ आपको कुछ बातें ये समझ में आई होंगी। आगे देखो, ढ और ढ, ये दो स्वतंत्र ध्वनियां मानी गई हैं। यद्यपि पहले ये ड और ढ स्वनिम के सस्वन थे, यानी कि ड और ढ इन्हीं स्वनिम के सस्वन में ये शामिल थे। अब इन्हें स्वतंत्र स्वनिम माना जाता है, ये स्वतंत्र स्वनिम है। और इसके बाद में ग और ये दो ध्वनियां सस्वन ध्वनियां हैं। आप यहाँ देखो, ये नीचे वाली सस्वन है और ऊपर वाली स्वनिम है। इससे ऊपर वाली 5 जो आगत फारसी भाषा की, एक अंग्रेजी वाली ओ, वो भी स्वनिम है। दूसरा है खंडेतर। खंडेतर स्वनिम स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये खंडे ध्वनियों से परे की ध्वनियां हैं। जैसे खंडेतर स्वनिम के 5 उपभेद माने गए हैं। पहला है बलाघात, स्ट्रेस या लाउडनेस। दूसरा है अनुतान, सुर लहर, टोन जिसको बोलते हैं। बलाघात, किसी भी आप शब्दों का उच्चारण कर रहे हो तो उसके ऊपर कितना जोर पड़ रहा है, कितना बल आघात उस पर पड़ रहा है, उसके अनुसार बलाघात है। अनुतान या सुर लहर की हम बातें करते हैं तो जैसे कोई भी गाना गाया जाता हो, उसमें जो लय होती है, तान होती है, इंग्लिश में जहाँ लिख रखा है ना टोन, तो सुर लहर के बारे में ये भी हम आगे समझेंगे। मात्रा और दीर्घता, इसकी जो लेंथ है, जैसे अपने वर्णों में पढ़ा होगा ना, स्वरों में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, हिंदी में 2 हैं। अगर आप संस्कृत की बातें करते हो तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भी शामिल हो जाता है, यानी कि एक मात्रा या फिर दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा। ये जो समय की बात होती है, लेंथ। अगला है अनुनासिकता। यहाँ सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, ये ध्यान से देखो। अनुनासिकता है, ये नासिक के व्यंजन आपने देखे होंगे, जो भी नासिक के होते हैं नाक से बोले जाते हैं। यहाँ हम शुरुआत में बात करते हैं, पहला जो आपका अयोगवा है अनुस्वार, ये आपका ऐसे इसका चिन्ह होता है ऊपर, ये केवल बिंदी है। और उसके बाद में आता है अनुनासिक। अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु है और अंत में आता है आपका विसर्ग। ये आपको पता ही है, विसर्ग के लिए 2 इस प्रकार से डॉट हैं। अनुस्वार ये जो है, हर बार हम क्या करते हैं, जब भी अनुनासिक की बात आती है, लगभग जैसे हंसना, आंख, इनके लिए सिर्फ एक ही बिंदी ऊपर लगाते। जैसे माँ, अगर आपने माँ को इस प्रकार से लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुस्वार कहलाएगा, लेकिन सही मायने में है ये अनुनासिक। तो यहाँ अनुनासिकता जो चंद्र बिंदु की हम बातें करते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि कहाँ हम चंद्र बिंदु की जगह पे अकेला बिंदु लगा करके उसका अर्थ भेद तो नहीं कहेंगे, उच्चारण गलत करते हैं। अगला है संहिता या संगम। संगम, जहाँ 2 चीज़ों का संगम होता हो, जंक्चर इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सर्वप्रथम बलाघात की बात करते हैं। भाषा के व्यवहार में किसी अक्षर पर कम या अधिक बल देने की अवस्था बलाघात कहलाता है। अभी मैंने यही बताया था, किसी पे हम जोर दे के जो बातें कहते हैं किसी भी अक्षर पे, तो बलाघात की अवस्था होती है। सामान्यतः बलाघात किसी स्वन विशेष पर नहीं होकर, यानी कि स्वन ध्वनि विशेष पे नहीं होकर के अक्षर विशेष पे होता है, अक्षर पे होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षर क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, तो इन सब की भी मैंने वीडियो पहले से बना रखी हैं, आप वो वीडियो देख कर इनको समझ सकते हो। जिस अक्षर पर अधिक बलाघात होता है उसका स्वर उच्च होता है। बलाघात के कम या अधिक होने के कारण शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आप बल का जो आघात है,
कम या ज़्यादा करोगे तो शब्दों का जो अर्थ है वो ही बदल जाएगा। इसके लिए एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, जैसे माँ ने मुझे 20 रुपये दिए, उसके बाद में माँ ने मुझे 20 रुपये दिए। तीसरा एक और लिख लो ऐसा ही, माँ ने मुझे 20 रुपये दिए। ये तीनों अगर आप सामान्य अर्थ में देख, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखोगे आप माँ को हाईलाइट कर दिया है, इसमें मुझे को हाईलाइट कर दिया है, तीसरा जो हम वाक्य लिखेंगे उसमें हमने 20 को हाईलाइट कर दिया, मान के चलो तो तीनों का अर्थ अलग अलग होगा। अगर आपने इस प्रकार से बोला माँ ने मुझे 20 रुपये दिए, माँ ने यानी कि माँ ने दिए मुझे, पिताजी ने नहीं दिए। माँ के ऊपर विशेष फोकस है तो माँ पे ही ये बलाघात होगा। तो माँ के ऊपर विशेष फोकस की वजह से माँ ने 20 रुपये दिए, ये आपको यहाँ समझ आ गया। उसके बाद में माँ ने मुझे 20 रुपये दिए, माँ ने मुझे दिए हैं 20 रुपये, केवल मुझे, मेरे भाई को मेरे बहन को नहीं, मुझे, यहाँ मुझ पर फोकस आ गया। उसके बाद में तीसरा एक और वाक्य बनाओ इसका, माँ ने मुझे 20 रुपये दिए, जोर बल आघात किस पे हुआ है, 20 पे, क्योंकि 20 रुपये का नोट मिला है हमें। तो इस प्रकार से जहां पर आप बल लगाओगे, लिखित में आपको बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, लेकिन जहां जहां आप जोर लगा करके बोलोगे, जिस पे बल दोगे उसी का आप अर्थ निकाल सकते हो। जैसे इसमें हम उदाहरण दे नहीं सकते, वो रोको मत जाने दो, अगर आप उसके जो विराम चिन्ह होते हैं, अल्प विराम की हम बात करते हैं, रोको के साथ आपने लगा दिया, जैसे रोको के साथ आपने लगा दिया, आगे फिर मत जाने दो यानी कि रोक लो इसको, जाने मत दो। फिर हमने कर दिया रोको मत, यहाँ विराम वो अल्प विराम लगा दिया, तो रोको मत इसको, छोड़ दो, जाने दो। यानी कि दिखने में एक जैसा है, जहां हम बलाघात करेंगे वहीं से इसका अर्थभेद भी हो जाएगा, इसलिए स्वनिम को अर्थभेदक कहा जाता है। दूसरा है अनुतान या सुर लहर, टोन एंड इंटोनेशन। सामान्यतः अनुतान सुरों के उतार चढ़ाव का क्रम है। जैसे आप सुर लगाते हो गाना गाते समय, उतार चढ़ाव का जो क्रम होता है, आरोह अवरोह का जो क्रम होता है, उसी को अनुतान या सुर लहर कहते हैं, जो एक से अधिक ध्वनियों की भाषिक इकाई के उच्चारण में सुना जा सकता है। एक से ज्यादा ध्वनियों को सुनोगे तो ही आपको ये, एक अकेली ध्वनि में समझ में नहीं आएगा, एक से अधिक होंगी, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सुर है, इसकी जो तान है वो किस प्रकार से है। सुर में एक ध्वनि होती है, अनुतान में एक से अधिक सुर। यहाँ देखो सुर और अनुतान, इनमें भी अंतर है। सुर में केवल एक ही ध्वनि होती है और अनुतान में एक से अधिक ध्वनियों का समावेश होता है। इसका संबंध स्वर तंत्रियों के कंपन में अंतर से है। स्वर तंत्रियां, जो मैं अभी बातें कर रहा था कंठ की, काकल्य की, वहाँ जो स्वर तंत्रियां होती है उनमें गूंज होती है, उनमें कंपन होता है, उनके कंपन के अंतर से ही है इनका संबंध। स्वर तंत्रियों के कंपन को तान कहा जाता है, उन्हीं को तान कहा जाता है। कंपन की अधिकता और कमी अथवा सामान्य स्थिति के आधार पर उच्च, निम्न व सम, एक तो हाई लेवल ऊंचा, एक डाउन आ गया नीचा, एक सम बराबर रहा, तीन भेद किए जा सकते हैं। किसके? कंपन की अधिकता और कमी अथवा सामान्य स्थिति के आधार पर कंपन के तीन भेद, उच्च ऊंचे स्वर की बात, निम्न नीचे की, सम बराबर, तीन भेद है। कंपन में यह अंतर जब शब्द पर होता है तब इसे अनुतान कहते हैं। शब्द या वाक्य उच्चारण करते समय सुर या अनुतान में अंतर होने से अभिप्राय बदल जाता है। इसके आधार पर वक्ता की मनस्थिति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। अब इसके उदाहरण देखो, तीन वाक्य हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, आपको सिर्फ यहां तक पढ़ने हैं एक बार। वह मर गया, वह मर गया, वह मर गया। अब देखो ये इसके आगे विराम चिन्ह जो लगे हुए, सबसे पहले लगा दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह। वह मर गया यानी कि वो आपसे पूछ रहा है वह मर गया, यानी कि बोलने का जो तरीका है उससे पूछने का, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो पूछ रहा है, बता नहीं रहा, तो ये प्रश्नवाचक होगा, वह मर गया। इसके बाद में साधारण सामान्य अर्थ क्या हो गया, वह मर गया। अब हम बात करेंगे थोड़ा आश्चर्य विस्मय की बात करते हैं, तो विस्मयादि बोधक ये जो चिन्ह आपको नजर आ रहा है, ये होता है वह मर गया, यानी कि अफसोस जताया जा रहा है वहां पे। तो तीन है, एक जैसे लिखे जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इनका
पूरे वाक्य का उच्चारण करोगे तो वहां समझ में आ जाएगा कि उसके सुर ताल अनुतान किस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहे हैं, कहाँ सम हो रहे हैं। सम की बात आ गई तो यहाँ हमने सीधी सी बात कर दी, सामान्य अर्थ की है। एकदम से पूछ रहा है तो भी समझ में आ जाएगा, इनके सामने वाले की जो मनस्थिति है, मन के अंदर उसके क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाहता है, कि वो क्या बताना चाहता है, ये सब बातें हमें सुर और अनुतान से पता चल जाता है। अब हम बातें करते हैं मात्रा या दीर्घता की। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाले समय को दीर्घता या मात्रा कहा जाता है। कुछ श्वानों के उच्चारण में कम समय लगता है, कुछ के उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक लगता है। इस दृष्टि से हिंदी में ह्रस्व दीर्घ दो रूप हैं, संस्कृत में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीन मात्राएं हैं, या तीन रूप कह सकते हो। अब इनको आप यहां समझो। ह्रस्व किसी स्वर में उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा कम है। अगर आप ह्रस्व स्वर की बात करते हो, ह्रस्व स्वनिम की बात करते हो, तो ए ई उ तीन है, बिल्कुल एक मात्रा का समय कह सकते हो, बिल्कुल कम समय लग रहा है। दीर्घ में स्वन के से दो गुना, यानी कि यहां देखो आप, दीर्घ स्वर आ ई उ, इसके अलावा आगे और भी हैं इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है, जैसे ए ऐ ओ औ। इनमें समय अगर अधिक लग रहा है तो ये दीर्घ स्वर है, या फिर दीर्घ ही स्वनिम है। तीसरा प्लुत, जो संस्कृत की हम बातें करते हैं, सबसे अच्छा इसका उदाहरण एक ही है, ओम। यानी कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं ओम, इसके अलावा आपने फिल्मों में, आपने नाटकों में देखा होगा, लंबे लंबे संवाद वहां पे होते हैं। जैसे हम किसी को पुकार रहे हैं, श्याम, इस प्रकार से, तो बीच में ये आपको नजर आता है, जैसे राम, ठीक है, इस प्रकार से ये पुकारते हैं। तो इनके लिए क्या है, प्लुत स्वर है। और जो प्लुत स्वर है ये इनमें अब बहुत लंबा, यानी कि दीर्घ से ज्यादा समय लगता है। अगला चौथा इसका भेद है अनुनासिकता, जो अभी हम आपको समझा रहा था। किसी भी ध्वनि उच्चारण में जब हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकले उसको अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। और ये जो ध्वनियां, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अगर एक अकेला ये बिंदी इसके ऊपर यहाँ पे लगा दी होती है बिंदु, तो क्या बन जाता, ये अनुस्वार हो जाता। और इसलिए हम इनको गलत लिख देते हैं कई बार। यहाँ उच्चारण की बात हो रही तो ये अनुनासिक की ही बातें करते हैं। गला और जो मुंह और नाक दोनों को एक साथ शामिल करोगे तो ही आपके अंदर से अनुनासिक निकलेगा, नहीं तो अकेले नाक की हम बातें करेंगे तो वो क्या होगा, अनुस्वार होगा। इसके कुछ उदाहरण हैं यहाँ पे, सांस, चांद, हंसना, चांदनी, आंचल। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं चंद्र बिंदु, यही अनुनासिक हैं। अकेले बिंदी होती है, इनके ऊपर कई बार जैसे ऐसे लिख देते हैं। चांद को आपने ऐसे देखा होगा कहीं, ठीक है, सांस को भी आपने ऐसे देखा होगा, आंचल को भी ऐसे देखा होगा। तो ये क्या है, ये अनुस्वार हैं और अनुनासिक चंद्र बिंदु के साथ आएंगे। इसके बाद में संहिता या संगम की हम बातें करेंगे। शब्दों अथवा वाक्य का उच्चारण करते समय शब्दों के स्वर व व्यंजन के बीच जो रिक्त स्थान के कारण आया हुआ अर्थ परिवर्तन, यानी कि स्वर हो या व्यंजन हो, उनके बीच का जो खाली स्थान होता है, उनके अंदर जो अर्थ परिवर्तन होता है, वही संहिता या संगम कहलाता है। यदि यह सीमा स्पष्ट नहीं होती तो अर्थबोध प्रभावित हो जाता है। अगर इस प्रकार से स्पष्ट नहीं होगा तो अर्थबोध प्रभावित हो सकता है, और कई बार तो अर्थ का अनर्थ होने की भी संभावना रहती है। इसके कुछ उदाहरण देखो आप। होली, अगर आपने इकट्ठा बोल दिया होली, तो जो होली हमारा त्योहार है हम उसके बारे में सोचेंगे। अगर आपने बिल्कुल रुक के बोला होली, यानी कि हो सकता है जैसे किसी की दादी एक्सपायर हो गई हो, मर गई हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे, दादी होली, यानी कि चली गई। तुम्हारे, इकट्ठा बोल दिया तुम्हारे, यानी कि सामने वाले के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है तुम हारे, यानी कि तुम हार गए, तुम जो कुछ भी मैच खेल रहे थे, कोई भी कंपटीशन की लड़ाई लड़ रहे थे, उससे तुम हार गए। यानी कि इसके बीच में जो गैप होता है, रिक्त स्थान होता है, इसी के बीच को मिलाने वाले यही क्या है, आपके संगम, या आप कह सकते हो संहिता। अंत में मैं जल्दी जल्दी आपको स्वनिम की जो उपयोगिता है इनके बारे में भी समझा देता हूँ, क्योंकि आप ये मत सोचना ये टॉपिक आपको मुश्किल लग रहा है, इसको हम छोड़ के निकल ले। आपको अगर जेआरएफ करना है, आपका जो मुख्य उद्देश्य जेआरएफ है, आपको नेट से काम नहीं चलाना है,
अगर अकेला नेट करना तो हो सकता है आप ये छोड़ो, एक आधा टॉपिक अगर स्किप हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जेआरएफ के लिए आपको एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, गहराई से पढ़ना है। जहाँ पर भी समझ में नहीं आए आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, मैं फिर से अगली वीडियो जैसे ही बनेगी उसमें पीछे वाले जो भी आपको समझ में नहीं आए, जो भी डाउट है, शक है, शंका है, उन सबको दूर करने का प्रयास करूंगा। अगर हो सकता है मुझे नहीं पता होता है तो बहुत सारे आप में से भी विद्वजन हैं, वो भी उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं स्वनिम की उपयोगिता क्या होती है। स्वनिम ज्ञान से भाषा के शुद्ध उच्चारण में सरलता होती है। अगर आपको स्वनिम का ज्ञान है तो भाषा का जब उच्चारण करोगे ना तो कहाँ रुकना है, कहाँ आपको एक ही सांस में बोलना है, ये जो कौशल की बात होती है। कई बार आपने जैसे एक पुस्तक लगी हुई है एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय से जुड़ी हुई है, अभिव्यक्ति माध्यम और हिंदी। तो उसमें आप अभिव्यक्ति कौशल की जब बातें करते हो तो उसको पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से हमें बोलना चाहिए, कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है, यानी कि जो उच्चारण कर रहे हैं ना उसकी सरलता हो जाएगी स्वनिम के ज्ञान से। स्वनिम के माध्यम से किसी भाषा के मूल ध्वनियों का ज्ञान होता है। इस प्रकार भाषा शिक्षण में स्वनिम ज्ञान का विशेष महत्व है, यानी कि स्वनिम ज्ञान का भाषा विशेष के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। आप ये मत सोचना केवल हम हिंदी की बात कर रहे हैं, ये आपकी सारी भाषाओं के लिए है। स्वनिम उच्चरित भाषा से संबंधित है। इनके माध्यम से भाषा की ध्वनियों की संख्या का नियंत्रण होता है। भाषा की जो ध्वनियां हैं उनकी संख्या का भी नियंत्रण होता है। इस प्रकार के नियंत्रण से भाषा उच्चारण में समुचित व्यवस्था बनी रहती है। कई बार हम एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जैसे सामने वाला हो सकता है हमसे सीनियर हो, हम उसको बार बार बोलेंगे सर जी ये, सर ये, सर ये, बार बार आप रिपीट कर रहे हो तो वो भाषा का क्या हो रहा है, वहाँ पे नाश हो रहा है। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि जो बातें होती है स्वनिम के ज्ञान वाली आपको यही सिखाती है, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन है उससे आप बचो, क्योंकि उनके संख्या के ऊपर भी आपको नियंत्रण करना है। स्वनिम व्यवस्था में नई ध्वनियों के आगम पर उनका सीखना संभव और सरल होता है। अगर किसी भी भाषा में नई ध्वनि आती हैं तो अगर आपको स्वनिम का ज्ञान है तो उनको सीखने में भी आपको आसानी होती है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप सब भी जब पढ़ते थे, मेरे आगे भी ऐसा ही था, हमने यही सुना है ऐसे लेकर के हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें ग तक, यानी कि हिंदी अज्ञानी से ज्ञानी बना के छोड़ती है। लेकिन अब यहाँ तक बात नहीं है, एक और है श्रेय, ये भी हमारे वर्णमाला के चार्ट में शामिल कर लिया गया है। पहले जब हम पढ़ते थे उस समय ये नहीं था, लेकिन जब कई बार शब्दों का प्रयोग होता था तो इसका पहले से प्रयोग होता आ रहा है। जैसे हमने श्रवण का जब भी प्रयोग किया तो यही हुआ। श्रुतियाँ, ये संस्कृत का आप कह सकते हो तत्सम शब्द है, अब हमारे हिंदी वर्णमाला के चार्ट में भी शामिल हो गया है। इस प्रकार से कोई भी नई ध्वनि जब जुड़ती है, अगर आपको स्वनिम का ज्ञान है तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो। स्वनिम भाषा की अर्थभेदक इकाई है, यानी कि भाषा का अर्थ कर देती है। मैं शुरुआत में आपको बता रहा था ना, स्वनिम का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो जज बन सकता है, एक अच्छा कोच बन सकता है। उसी प्रकार से ये अर्थभेद कर सकता है भाषा का। भाषा की अन्य इकाई शब्द, पद, वाक्य आदि का ज्ञान तब तक संभव नहीं होता जब तक आपको स्वनिम का ज्ञान नहीं हो। हम आगे बढ़ जाते हैं, हमने पद सीख लिया, हमने उपवाक्य सीख लिए, पदबंध सीख लिए, वाक्य सीख लिए, भाषा तक पहुंच गए। अगर आपको स्वनिम का ज्ञान नहीं है तो ऐसे ही आप लटकते लुढ़कते ही वहां तक पहुंचे हो, क्योंकि स्वनिम का ज्ञान होना पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे देखो, क्योंकि भाषा की प्रवृत्ति वृहत्तर इकाइयां स्वनिम पर ही आधारित है। भाषा की जो प्रवृत्ति है वृहत्तर, बाहर की जितनी भी इकाई हैं वो सारी की सारी स्वनिम पर ही आधारित है। अगला पॉइंट है, लिपि निर्माण में स्वनिम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भाषा के स्वनिमों के निश्चयन के पश्चात ही लिपि का निर्माण होता है। इस प्रकार स्वनिम को लिपि का मूल आधार कहते हैं। यानी कि लिपि का जब भी निर्माण होगा उससे पहले स्वनिम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसलिए लिपि का जो मूल आधार होती है वो स्वनिम है। आप कह सकते हो एक प्रकार से जो नींव की ईंट होती है, क्योंकि नींव की ईंट के बाद ही पूरा महल खड़ा होता है। उसी प्रकार से भाषा की जो नींव की ईंट है वो स्वनिम है। वो केवल हम बात कर रहे हैं उच्चारण के लिए, लेखन के लिए नहीं। अंतिम पॉइंट है, आदर्श लिपि का निश्चय ही
स्वनिम के माध्यम से होता है। यानी कि आदर्श लिपि की जब हम बात कर रहे हैं, उसका जो निश्चय है वो स्वनिम के माध्यम से ही होता है। जिस लिपि में एक स्वनिम के लिए एक लिपि चिन्ह हो उसे आदर्श लिपि कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अंग्रेजी की, तो उसके लिए जैसे आपने देखा है कई बार, ये लिख दिया हमने, क्या हो गया, पुट। अंग्रेजी की हम बात कर रहे हैं, ये लिख दिया, ये क्या हो गया, बुट। बुट नहीं, ये बट है। यहाँ एक जैसे आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर वाला पुट है तो ये बुट होना चाहिए, अगर ये बट है तो ऊपर वाला पट होना चाहिए। इस प्रकार से इसमें एक ही जो ध्वनि चिन्ह है उसका एक ही उच्चारण वो नजर आपको नहीं आ रहा, तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो आदर्श लिपि में हम नहीं मान सकते। इसके अनुसार हो सकता है वो लोग मानते हों, लेकिन हमारी देवनागरी जो लिपि है हिंदी में, वो लगभग जैसा लिखा हुआ है, जो आपको चिन्ह दिखाई देता है वैसा ही उसका उच्चारण होता है। तो आज की कक्षा का समापन यही होता है। अगली कक्षा में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होगा, ध्वनि का वर्गीकरण। जैसे हमने वर्ण के बारे में समझ रखा है, वर्ण का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन वर्ण और ध्वनि साथ साथ ही लेकर चलने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है वो, उसके लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। आज की कक्षा का समापन यही होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।